चलो ध्यान दे देखो। अ, जब जरूरत है तब लिखना, ठीक है, न्यूमेरिकल वाला। बाकी तो मैं आपको ये फाइल शेयर करूंगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले ये तो है आवाज। तो देखो 2 मार्क्स के इसमें स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। क्या लिखोगे? रेगुलर बैच में भी हमने लिया था। इट अट्रैक्ट्स आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील एक्सेट्रा। इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ पोल, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। ठीक है ना, आपको बार मैग्नेट मतलब ये वाला, ये नॉर्थ पोल, ये क्या रहेगा आपका साउथ पोल। लाइक पोल्स क्या होता है? राइट, लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर। अनलाइक पोल्स क्या होता है? अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेट कैन मैग्नेटाइज अनदर पीस ऑफ आयरन, ये भी हमने देखा था। अगर यहाँ पे मैं सराउंडिंग में कोई मैग्नेटाइज पीस रखूं तो वो क्या करेगा? उसको मैग्नेटाइज करेगा। ठीक है। तो 2 मार्क्स के लिए आपको 4 प्रॉपर्टीज लिखना है। एक प्रॉपर्टी रहेगा आपको आधा मार्क्स के लिए। उसके बाद सेकेंड वन है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। हाँ, ये भी हमने लिया था, याद है कौन सा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। हाँ, ये फैक्टर्स पे डिपेंड है आपका रेजिस्टेंस। जूल्स लॉ भी लास्ट लेक्चर में लिया था। हाँ, जूल्स लॉ, इसको क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? इट स्टेट दैट अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला क्या है? स्क्वायर ऑफ करंट, देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, देन टाइम फॉर विच हीट फ्लोज। हाँ, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस मतलब आर, टी का मतलब क्या? टाइम। ठीक है। और जब हम डायरेक्टली निकाल देते हैं तो क्या लिखते हैं? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट को हम बोलते हैं 1/J। जे का मतलब होगा जूल्स कांस्टेंट। तो फॉर्मूला आएगा H इज इक्वल टू 1/J आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। ओके बेटा, ऑनलाइन वाले लिखना नहीं है। जब न्यूमेरिकल्स रहेगा तब मैं आपको बोलूंगा कि लिखो, और इसका फाइल मैं आपको भेजूंगा, जैसे केमिस्ट्री का मैम ने भेजा आपको, वैसा ही फाइल, ये वाला फाइल मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये समझ लो। लास्ट टाइम हमने सेमीकंडक्टर वाला टाइप लिया था। ठीक है। सेमीकंडक्टर में 2 टाइप होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक में फिर 2 टाइप, एक होता है आपका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और एक्सट्रिंसिक में 2 टाइप, एक होता है एन टाइप और पी टाइप। ठीक है। और एन टाइप पी टाइप कब बनता है? जब हम क्या करते हैं, उसमें इंप्यूरिटीज डालते हैं। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज, एक होता है आपका ट्राइवैलेंट, एक होता है आपका पेंटावैलेंट। ठीक है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे दिया है ऐसा एग्जाम में लिखना नहीं है, ये आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। नोट्स पे मैंने दिया है ये डिफरेंस। ठीक है। डेफिनेशन, पहला फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या होगा? व्हेन pentavalent impurity is added to pure semiconductor, then it is called n type semiconductor। और p type में क्या लिखोगे? when trivalent impurity is added to pure semiconductor, then it is called p type semiconductor। ठीक है। उसके बाद impurity added, लास्ट टाइम बताया था आपको। हाँ, लेकिन ये लिखना नहीं, 0 मार्क्स मिलेगा अगर आप ऐसा लिख के आओगे पेपर में। बा और बागी लिखोगे, 0 मार्क्स मिलेगा। हाँ, वो बस मैंने आपको याद रखने के लिए बोला है। तो इम्प्योरिटी एडेड कौन सा है? बी फॉर क्या है? बोरॉन। बोरॉन ये बिस्मथ, बिस्मथ, एंटीमनी, अर्सेनिक और क्या है? फॉस्फोरस। पी टाइप में क्या है? बागी। बी फॉर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और क्या है आपका? इंडियम। हाँ, तो ये पूरा लिखना है। इम्प्यूरिटी एडेड इज कॉल्ड एज डोनर इम्प्यूरिटी, क्योंकि यहाँ पे एक वाला इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है? एक्स्ट्रा रहता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डोनर इम्प्यूरिटी। इधर इम्प्यूरिटी एडेड इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? होल्स रहता है। इधर रहेगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर क्या रहेगा आपका? शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर, यहाँ पे फिर 2 टाइप है, एक होता है मेजोरिटी कैरियर्स और एक होता है आपका माइनॉरिटी कैरियर्स। मेजोरिटी का मतलब जिसका अमाउंट ज्यादा रहेगा उसको हम बोलते हैं मेजोरिटी।
जिसका अमाउंट कम रहेगा उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी। तो इन केस ऑफ एन टाइप याद कैसे रखोगे, एन एन फॉर निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज रहता है, निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स और होल्स क्या रहेगा आपका, माइनॉरिटी कैरियर्स। इसका उल्टा, इन दिस केस होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा आपका, माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, बोलो एक बार, मतलब जो लेट आए उनका भी रिवीजन हो जाएगा। क्या बोला मैंने, क्या काय का है, एन टाइप को क्या बोलोगे, व्हेन पेंटावलेंट इम्प्यूरिटी इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर, उसको हम बोलेंगे एन टाइप। इधर क्या होगा, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी इज एडेड, देन इट इज कॉल्ड एज पी टाइप। उसके बाद दूसरा, इम्प्यूरिटी एडेड इज कॉल्ड एज पाप मत क्या बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। और इधर है आपका बागी, दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम। एन टाइप में इम्प्यूरिटी क्या बोलते हैं हम, डोनर, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेप्टर। अजून फिर माइनॉरिटी वाला एक था, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी तो होल्स क्या रहे, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी तो होल्स क्या रहेगा, माइनॉरिटी। और इसका उल्टा, होल्स आर मेजॉरिटी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा, माइनॉरिटी। आणि हा पॉइंट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर क्या रहेगा आपका, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर आपको बोला है ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अभी पीएन जंक्शन डायोड का मतलब क्या, वो भी हम डिटेल में लेंगे, अभी एक शॉर्टकट में आपको बोलता हूँ, मतलब ये याद रखने के लिए। हाँ, डायोड का मतलब सुना है, डायोड एलईडी पता है, लाइट इमिटिंग डायोड, देखा है ना डायोड। अभी दिवाली के इसमें देखोगे आप लाइटिंग के लिए। ठीक है, तो डायोड में दो कनेक्शन होता है, एक होता है एनोड, एक रहेगा आपका कैथोड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो हमको सिलेबस में है तो वो कौन सा डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पे जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो आपको क्या बनता है, पीएन जंक्शन डायोड बनता है। इधर होता है आपका एनोड, इधर रहता है आपका कैथोड। ठीक है, एनोड मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड मतलब होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब ये ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा उसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड में वर्किंग ये दो टाइप में वर्क करता है, एक होता है आपका फॉरवर्ड बायसिंग, एक होता है आपका रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या, कि जब मैं P को लगाऊंगा पॉजिटिव, N को लगाऊंगा मैं निगेटिव, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स में एकदम उल्टा, when P is connected to negative terminal and N is connected to positive terminal, उसको हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। तो आपको बोला है कि फॉरवर्ड बायसिंग, और सर्किट में आपको करंट कब मिलता है, जब आपका डायोड क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट। तो आपका करंट रहेगा आपका वाई एक्सिस पे, वोल्टेज रहेगा आपका एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो आपको करंट क्या मिलेगा, करंट क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो स्टार्टिंग में आपका करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, तो यहां से लेके यहां तक ये लेवल तक क्या रहेगा, आपका करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे ही ये लेवल क्रॉस किया, करंट क्या होगा आपका, जूम करके आगे बढ़ेगा। बराबर, तो ग्राफ को आपको वैसे ही निकालना है कि स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे रहेगा, ये लेवल आने के बाद क्या होगा, एकदम जूम करके आगे करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। हाँ, डिटेल में हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए आपको बस ड्रॉ करना है 2 मार्क्स के लिए। हाँ, लेकिन प्रॉपर लेबलिंग, इधर लिखा है आईएफ, आईएफ का मतलब होता है आने जाने वाले पे ध्यान मत दो, सगळ्यांचे फोटो ग्रुप पर टाकतो, ठीक है, फिर वो जूम करके देख लेना कौन है क्या है। तो आईएफ का मतलब फॉरवर्ड करंट, इधर वीएफ लिखा है, वीएफ का मतलब रहेगा आपका फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है, इसका वैल्यू होता है मिली एम्पियर, इसका वैल्यू होता है इन वोल्ट, मतलब इसका यूनिट। ठीक है, जाओ आगे, ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले ओके का। उसके बाद पूछे आपको डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, या इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सिंबल है इसका बी। हाँ, तो हमने लिया रेगुलर बैच में, बी का फॉर्मूला क्या है, पाई अपॉन ए। पाई का मतलब होता है फ्लक्स, ए का मतलब होता है एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन।
उसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो डेफिनेशन लिखना, फॉर्मूला लिखना और उसका यूनिट लिखना, ऐसे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। हाँ, तो यूनिट क्या रहेगा, फाई मतलब वेबर, ए का मतलब एरिया, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट होता है टेस्ला, तो इसको हम बोलेंगे टेस्ला। ठीक है। उसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल है आपको, ये रेगुलर बैच में भी मैंने लिया। एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ 100 ओम जनरेट्स 378 किलो कैलोरी ऑफ हीट इन 30 मिनट्स। व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ मेंस, मतलब आपको वोल्टेज निकालने के लिए बोला है। ब्रैकेट में दिया है जे का वैल्यू 4200 जूल पर किलो कैलोरी। हाँ, तो आर का वैल्यू हमने लिखा 100 ओम। इकडे बस। आर का वैल्यू लिखा हमने 100 ओम। एच का वैल्यू 378 किलो कैलोरी। टाइम दिया है आपको मिनट्स में, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको सेकंड में। तो 30 इंटू 60 कितना हो गया, 1800 सेकेंड। आपको बोला है वोल्टेज निकालो, तो V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जे का वैल्यू दिया है तो वो हमने लिखा। फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू V²T/RJ। हाँ, आपको निकालना है V निकालना है, ये आ जाएगा इधर, तो H/RJ इज इक्वल टू क्या होगा, V²T। आपको V निकालना है, लेकिन पहले क्या निकलेगा, V², T आ जाएगा आपका नीचे, तो H/R/J/T इज इक्वल टू V²। तो इसका वैल्यू हमने पुट किया, 378 इंटू 100 इंटू 4200 डिवाइडेड बाय 1800। बताओ इसका इसका आंसर बताओ, कैलसी काढ़ा। सीधा ते टीव्हीचं बटन ते ऑन करा, हे सगळेच बटन वर हात करून, वरती वर चालू आहे, आणि इकडे बघ बॅक साईडला, इकडे 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 टीव्हीच्या बॅक साईडला बटन, टीव्हीच्या बॅक साईडला, हा लास्ट वाला लास्ट, केला ऑन। 88,200. हाँ, कितना है, 88,200. 80। 88,000. 88. हाँ, तसं सांग। 88,200. ठीक है, ये V² का आंसर है। तो 96. हाँ, आधी है 88 ना। हाँ, ते हाँ, बरोबर. तो V इज इक्वल टू रूट ऑफ 88,200, तो V इज इक्वल टू कितनी, 2 96.98. यूनिट रहेगा इसका होल्ड। यही आया था ना हमने जब निकाला था। ठीक है, उसके बाद 8 वाला दिया है आपको, 8 वाला, कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू डिग्री केल्विन। सेल्सियस का कन्वर्ट करना है केल्विन में। हाँ, इसके लिए भी ये हीट चैप्टर नंबर 3 में है ये फॉर्मूला। सिलेबस में आपको सेल्सियस का कन्वर्ट करना रहता है फेरेनाइट में, या सेल्सियस का कन्वर्ट करना रहता है केल्विन में। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला आपका ये है। हाँ, इसके न्यूमेरिकल्स भी आता है, याद रखो। तो सेल्सियस का फॉर्मूला क्या है एक बार बोलना, C इज इक्वल टू F-32/1.8 इक्वल टू K-273। इसका मतलब क्या है, तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला यूज करना है क्या, तो बिल्कुल नहीं। कैसे होगा देखो, जब आपको बोलेंगे सेल्सियस का कन्वर्ट करो फेरेनाइट में, तब आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। थोड़ा जाकर जा, सेल्सियस का कन्वर्जन करना है फेरेनाइट में, तब ये वाला, इधर ध्यान दो, सेल्सियस का कन्वर्ट करना है फेरेनाइट में, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। फेरेनाइट का केल्विन में करना है, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। या सेल्सियस का केल्विन में करना है, तब आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो अभी आपको बोला है सेल्सियस का कन्वर्ट करो केल्विन में, तो हम कौन सा यूज करेंगे, तो C इज इक्वल टू K-273। C का वैल्यू मतलब सेल्सियस, तो वो वैल्यू है आपका 30 इक्वल टू K-273। ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 30 + 273 इक्वल टू K, और 30 + 273 कितना होता है, 303 डिग्री केल्विन। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन सेल्सियस का केल्विन। ठीक है, हाँ नहीं, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, मैंने आपको समझने के लिए लिखा, डायरेक्ट ये लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, लिख लो, चलो न्यूमेरिकल तो लिखो आप।
न्यूमेरिकल लिखो ऑनलाइन वाले अरे ते एका इथं जवळ दाटी करून बाकी के लोग इधर भी बैठो तर एवढं दाटी करून बसू नका सरळ बैठा थोडी जागा दी डीवाई पाटिल के कितने लोग हैं डीवाई पाटिल आना आप ऊपर जाओ बोलता हूँ मैं डीवाई पाटिल वाले स्टूडेंट अभी कौन कौन है आप भी डीवाई पाटिल आप जाओ बोलता हूँ मैं सगळे ऑन और मेरी बोतल लेगी तुमने येलो कलर रेकॉर्डिंग आवाज सगळा आवाज असतो मला ते युट्यूबला टाकायचं मला ठीक आहे पप्पाने लग रही था अब तेरे घर पे मिलते हैं मेरे घर वाला गलती हुई है कल ऑलमोस्ट 3 वाले चलो जा रहा हूँ मैं भेजूंगा मैं यहाँ नेक्स्ट बोला आपको प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन हाँ इसमें भी आपको 2 मार्क्स के लिए 4 प्रॉपर्टीज लिखना है क्या है देखो रेडिएशन कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम स्कूल में भी हमने पढ़ा है रेडिएशन कैन ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन रेडिएशन ट्रैवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है और 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड हाँ याद रखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है आना चाहिए 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड radiation can be refracted और radiation can obey inverse square law मतलब क्या Q is directly proportional to 1/t². ठीक है बोलो एक बार चलो लिखना नहीं है बोलो एक बार radiation can travel through vacuum
radiation can travel through a straight line. Radiation can travel with speed of light. कितना होता है 10⁸ मीटर पर सेकेंड. Radiation can be reflected or refracted. Radiation obey inverse square law. ठीक है. उसके बाद आपको बोला है कंडीशन फॉर TIR. TIR का मतलब ये भी 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है. TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आठवतोय का स्कूल मध्ये शिकला है. हाँ, अगर ये नॉर्मल है, दिस इज इंसिडेंट रे. अगर ये ऐसा थोड़ा टेढ़ा गया तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. अगर ये ऐसा इधर से ऐसे गया तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा. तो उसके लिए दो कंडीशन कंपलसरी है. तो पहला कंडीशन μ1 शुड बी ग्रेटर देन μ2. μ1 का मतलब म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर शुड बी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग. ठीक है. तो ये आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ये ऐसे सेंटेंस में लिखना है तो आपको मार्क्स मिलेगा. ठीक है. एक होता है कोर, एक होता है आपका क्लैडिंग. ये भी क्या है डिटेल में हम बाद में देखेंगे. और दूसरा थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी. तो थीटा का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. थीटा सी का मतलब होता है क्रिटिकल या क्रिटिकल एंगल. ठीक है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. जब ऐसे होगा तब आपका क्या आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आएगा. ठीक है. देखो अगर याद रहेगा आपको, ये रहता आपका ग्लास मीडियम, ये रहेगा आपका एयर मीडियम. तो जब ये रे ये नॉर्मल है तो यहाँ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है. लेकिन जब मेरा एंगल क्या होगा 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा तब आपका क्या होगा, सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा. तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं TIR. तो उसके लिए ये दो कंडीशन है, वो कंडीशन बस आपको लिखना है. ठीक है. तो बोलो पहला कंडीशन क्या, μ1 शुड बी ग्रेटर देन μ2. तो μ1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, μ2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग. जब ये दोनों जब इसका वैल्यू इससे ज्यादा रहेगा तब TIR होगा. और दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ठीक है. तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी. उसके बाद ये सिंपल न्यूमेरिकल ये हमने लिया था. A battery of EMF 12 volt is connected across a resistance of 10 ohm. Calculate current flowing it. मतलब I का वैल्यू निकालना है. तो V दिया है, EMF का मतलब V, रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, आपको I निकालना है. तो क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला, ओम्स लॉ. I इज इक्वल टू क्या रहेगा, V अपॉन R. तो V का वैल्यू 12, R का वैल्यू 10. तो 12 अपॉन 10 कितना आता है 1.2 एम्पियर. ठीक है. लिखो, जिनको लिखना है लिख लो, न्यूमेरिकल मत लिखो. क्वेश्चन नंबर है आपका 11, उतना डालो. ठीक है बेटा. ऑनलाइन वाले रिप्लाई करा.
ठीक है जाओ। हाँ जा रहे हो बेटा, ऑनलाइन वाले ये वाला लिखना है, सबने लिखना है। पहले मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखो, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 0.20 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। तो डी का वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मीटर में। तो 20 डिवाइडेड बाय 100, 0 कट, तो ये होगा आपका 0.2 मीटर। One of its end at 20 डिग्री सेल्सियस while the other is at 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब दो टेम्परेचर दिया है, एक को नाम देंगे हम थीटा 1, एक को नाम देंगे हम थीटा 2। तो थीटा 1 का वैल्यू 20, थीटा 2 का वैल्यू 50। फाइंड टेम्परेचर ग्रेडियंट, आपको बोला है टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालो। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला है थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन डी। तो थीटा 2 का वैल्यू 50, थीटा 1 का वैल्यू 20, डी आपने कन्वर्ट किया मीटर में, तो डिवाइडेड बाय 0.2, 50 माइनस 20 30, 30 अपॉन 0.2। हाँ, तो कैल्सी में देखोगे तो इसका आंसर आएगा 150। यूनिट क्या रहेगा, तो फॉर्मूला है थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो थीटा का यूनिट है डिग्री सेल्सियस, टी का डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो ये आएगा आपका डिग्री सेल्सियस अपॉन मीटर। तो दिस इज योर आंसर, 150 डिग्री सेल्सियस अपॉन मीटर। ठीक है, लिया चलो लिख लो ये। तो 2 मार्क का 12 क्वेश्चन है, 12 के 12 हमने कवर किया। ठीक है, हाँ ना सर। मैसेज डाल दिए दोनों में। डॉक्टर श्री का नोट दे रहा हूँ। हाँ, फिजिक्स का दिया नहीं था, क्यों तक था।
आप लोग जाओ। हाँ चलो 3 मार्क्स पे आते हैं। 3 मार्क्स से 4 क्वेश्चन है। उसमें का कितना पूछते हैं? 2 पूछते हैं ना। ठीक है, बहुत सिंपल है यार क्वेश्चन बैंक, मतलब सगळ्यांना आउट ऑफ व्हायला पाहिजे इतना सिंपल है, ध्यान दो। एक चैप्टर है हाँ एक चैप्टर है, वही सिलेबस वैसे है ना, एक में 2 चैप्टर आपका है, हीट आणि ऑप्टिक्स, ऐसे करके वो एक चैप्टर। 2 चैप्टर का पहले ही दे दिया था और ये एक बाकी था। केमिस्ट्री का ऑलरेडी आपको मिल गया है। ध्यान दो, देखो, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये भी न्यूमेरिकल लिया था शायद हमने। मी तर सगळे नाहीच म्हणतात एवढं। थैंक यू। हाँ बोलो क्या करते हैं? These resistance are connected in parallel। हाँ तो रिजल्टेंट का मतलब पैरेलल आरपी, तो 1 अपॉन आरपी का फॉर्मूला 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। हाँ अभी बेस सेम है 12, तो ये लिखेंगे हम 12, इधर क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 3/12। हाँ 3 जा 1 3 जा 4, तो ये आ जाएगा 1/4। अरे तिला बाहेर काढा, काय करत नाही तो। तो 1/आरपी, 1/आरपी, इधर है आपका 1/आरपी। हाँ लेकिन ये आंसर नहीं आपका, आपको चाहिए आरपी, तो हम क्या करेंगे इसको उल्टा, तो ये हो जाएगा आरपी अपॉन 1, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा 4/1। आरपी अपॉन 1 मतलब आरपी, 4/1 होता है 4, और रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम विसरू नका, नहीं तो आधा मार जाएगा। योर आंसर इज आरपी इज इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, लिखो चलो। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले अजिंक्य ओके का, संस्कृति, वैभवी, निधि, श्रावणी, मिताली, समीक्षा, तनेश, अभिराज, नमी ओके है। मी करत आहे ना अभ्यास, तो म्हटलं मी तरी करतो। हा हाँ नहीं, स्टार्टिंग में ये लिखो ना गिवन, 3 मार्क्स का एग्जाम्पल है, गिवन लिखना। R1 is equal to 12 ohm, R2 is equal to 12 ohm, R3 is equal to 12 ohm। बेटा ये दाल दाल लाऊंगा। सेम डॉग तीनों पेजेस
ऐसे दिखाओ ना। आपने पहले ही सॉल्व किया था क्या? जाना नहीं। ठीक है, जाओगा। जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले जाओ। खोल ली। देखो सेकंड वन, the volume of gas at 0 degree Celsius is 100 ml. Find its volume at 100 degree Celsius if its pressure remains constant. ठीक है, प्रेशर क्या दिया है? कांस्टेंट। पहले तो हम गिवन में देखेंगे। T1 आपको दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस का कन्वर्जन करना पड़ता है आपको केल्विन में। हाँ, ये अगर नहीं किया 0 मास मिलेगा। तो इसको मैंने लिखा स्मॉल T1। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल T1। तो 0 + 273 कितना हो गया? 273 केल्विन। उसके बाद वॉल्यूम दिया है V1, तो V1 को वैल्यू लिखा हमने 100 ml। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे T2 दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अगेन इसको केल्विन में। तो कैपिटल T2 100 + 273, तो ये कितना हो गया? 373 डिग्री केल्विन। आपको निकालना है V2। ठीक है, आपको बोला है प्रेशर इज कांस्टेंट। तो जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो आपका फॉर्मूला क्या है? V1/T1 = V2/T2। ठीक है, तो V1 का वैल्यू दिया है 100, तो ये हम लिखेंगे 100। T1 का वैल्यू है 273। V2 का वैल्यू आपको निकालना है तो वो एज इट इज। T2 का वैल्यू 373। हाँ, V2 आपको निकालना है तो ये जाएगा इधर। तो 100/273 इंटू 373 इज इक्वल टू V2। बोलो कितना आ रहा है? ये 73, ये 73 असं कट होत नाही। अभी भी आप लोग करते हो, आहेत असे नमुने आहेत। हाँ, ये 73 कट किया आणि मग आंसर लिहितो। 136.63। हाँ, यूनिट रहेगा इसका ml, क्योंकि V1 का यूनिट क्या दिया है? ml, तो वहीं से आपको उठाना है। यूनिट रहेगा इसका ml। ठीक है, लिख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। या मुलांना दिलं का अटेंडन्स? अटेंडन्स दिया क्या? उधर पास करो। ट्वेल्थ केमिस्ट्री का टेस्ट है, याद है ना? हाँ, क्वेश्चन बैंक परत दिया, कालच केलं ना मेसेज। वो एक नोट्स ले लो। अरे तुला टाइमिंग काय होतं? तेच रेग्युलर दुपारी। नाही नाही सर घेतील ना, तुमचं राहिले ना क्वेश्चन नाही। सोमवारी मॅथ्सच आहे का? घेतील ना सर हा ना नाही झाला. काय मेसेज तर दिसतो ना? काय करायचं?
चलो जा रहा हूँ ये देखना गिव डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये भी हमने लिया था रेगुलर बैच में। हाँ, कंडक्टर मतलब क्या, जो मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, कंडक्ट करता है, या जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। इसका उल्टा रहता है इंसुलेटर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। और ये दोनों के बीच में क्या रहेगा आपका सेमीकंडक्टर, जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होता है, इंसुलेटर से क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट एग्जांपल, कंडक्टर का एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, जर्मेनियम। इंसुलेटर का एग्जांपल वुड, रबर, ग्लास, प्लास्टिक। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड एंड कोवैलेंट बैंड ओवरलैप ईच अदर, अगर डायग्राम याद रहेगा। इधर क्या रहता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इधर कितना रहेगा, ग्रेटर देन 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद उसका डायग्राम याद है आपको, रेगुलर बैच में निकाला है हमने डायग्राम। हाँ, ये ऐसा, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। तो इन केस ऑफ कंडक्टर उसमें गैप ही नहीं होता है। इन केस ऑफ इंसुलेटर, इधर रहेगा आपका कंडक्शन बैंड, इधर रहेगा आपका वैलेंस बैंड, तो गैप होता है लेकिन थोड़ा, और उसका ऑर्डर कितना रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन केस ऑफ इंसुलेटर ये गैप क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, और वो गैप रहेगा आपका ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5.5 ना, ग्रेटर देन 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, तो ये भी आपको दिखाना है, 3 मास के लिए आपको ये इतना सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट्स में भी दिया है मैंने, नोट्स में देखो। उसके बाद डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हाँ, ये भी आएगा, तो 4 क्वेश्चन है, 4 मध्ये तुम्हाला 3 विचारते, तो ये सब क्या सब आएगा ही आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। कितना टेम्परेचर है, कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, तो ये कैसे मेजर होता है, टेम्परेचर से। हीट इज सम ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। अपने बॉडी में या सिस्टम में जितना भी मॉलिक्यूल्स है उसका एडिशन मतलब क्या होता है, हीट। टेम्परेचर मतलब इट इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी और सिस्टम। तो यहाँ पे पूरा क्या, पूरा मॉलिक्यूल्स का एडिशन, और इधर क्या रहेगा आपका, एवरेज एडिशन। हाँ, एवरेज मतलब समझता है ना, टोटल डिवाइडेड बाय कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा वो। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला, H इज इक्वल टू E1 प्लस E2 अप टू En, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसका एडिशन। और टेम्परेचर का मतलब क्या, एडिशन तो हम करेंगे लेकिन उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो डिवाइडेड बाय n, तो उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर।
उसके बाद थर्ड पॉइंट, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. टेम्परेचर इज द कंडीशन दैट डिटरमाइंस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट. कौन से डायरेक्शन में है तो वो कौन डिटरमाइन करेगा? टेम्परेचर. हीट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सर एक्सटेंसिव का मतलब क्या? अगर फॉर एग्जांपल 5 लीटर ऑफ वाटर है और 100 लीटर ऑफ वाटर है, तो उसको अगर मैं हीट करूंगा तो दोनों केस में हीट क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा, क्योंकि इसका क्वांटिटी कम है, इसका क्वांटिटी ज्यादा है. तो जब ऐसे होगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव का मतलब क्या? अगर से 5 लीटर बॉइलिंग वाटर है और 100 लीटर बॉइलिंग वाटर है, तो दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसको हम बोलेंगे इंटेंसिव. तो ये होता है एक्सटेंसिव, ये होता है इंटेंसिव. तो आपको डिटेल नहीं लिखना है, बस ये लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, हीट इज द कॉज, टेम्परेचर क्या? उसका इफेक्ट. एंड लास्ट पॉइंट, यूनिट. ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या रहता है? जूल. और दूसरे भी यूनिट्स है तो वो क्या रहेगा? कैलोरी, किलो कैलोरी. टेम्परेचर का ऐसा यूनिट रहता है केल्विन, जो हमने चैप्टर 1 में भी देखा. एंड अदर यूनिट्स डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. तो ये है डिफरेंस. 6 पॉइंट्स है, 6 का 6 पॉइंट्स लिखना है तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि एक पॉइंट्स को मतलब 2 पॉइंट्स को रहेगा आपको 1 मार्क्स. हाँ, तो 6 पॉइंट्स तुम्हाला लिहायला लागतात. ठीक है. जाओ आगे, ऑनलाइन वाले. ठीक है, ऑफलाइन वाले जाओ आगे. हाँ, ये सब मैं भेजने वाला हूँ, बस न्यूमेरिकल आपको लिखने का बोल रहा हूँ. हाँ, थ्योरी वाला पार्ट मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट वन. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का भी पहले न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद फिर वो थ्योरी वाला देखेंगे. 4 मार्क्स क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन दिया है, उसमें का अभी ये न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल में पढ़ रहा हूँ, बाद में लिखना. और निकल प्लेट ऑफ थिकनेस 4 mm. थिकनेस दिया है 4 mm, मतलब डी का वैल्यू दिया है 4 mm. में दिया है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में. तो 4 इंटू 10⁻³ मीटर. हैज टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब θ1 - θ2 दिया है 32 डिग्री सेल्सियस. इट ट्रांसमिट 200 किलो कैलोरी पर आवर हीट. तो क्यू का वैल्यू दिया है 200 किलो कैलोरी थ्रू एन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में. तो हम लिखते हैं सेंटीमीटर का होता है 10⁻², और उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर. उसके बाद 2 इंटू -2 कितना होता है? -4. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. टाइम आपको दिया है पर आवर. पर आवर का मतलब होता है 1 आवर. तो टी इज इक्वल टू रहेगा 1 आवर. 1 आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में. तो सेकेंड कैसे कन्वर्ट करोगे आप? 60 इंटू 60, दैट इज 3600 सेकेंड. आपको बोला है कैलकुलेट कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी का मतलब सिंबल होता है के. हाँ, तो क्यू का फॉर्मूला के इंटू ए इंटू θ1 - θ2 इंटू टी अपॉन डी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्यू. आपको बोला है के निकालो. अभी क्या होगा? ये जाएगा इधर, मतलब Q इंटू डी. के निकालना है तो ये सब आ जाएगा नीचे. तो के का फॉर्मूला Q इंटू डी अपॉन ए θ1 - θ2 इंटू टी. उसके बाद सब वैल्यू हम पुट करेंगे. जब हम पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 0.0139 किलो कैलोरी अपॉन मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड. हाँ, यूनिट भी आपको याद रखना है. हाँ, यूनिट को रहेगा आपको आधा मार्क्स. ठीक है. तो ये यूनिट कैसे? तो क्यू का मतलब हीट. हीट का यूनिट क्या रहेगा? आपको दिया है किलो कैलोरी, तो वो हमने किलो कैलोरी लिखा. उसके बाद एरिया. एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर. हाँ, इधर देखो मैं लिख रहा हूँ इधर किलो कैलोरी. डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर. एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर. तो इधर रहेगा मीटर स्क्वायर. θ1 - θ2 दिया है सेल्सियस में, तो इधर रहेगा आपका डिग्री सेल्सियस. टी मतलब टाइम. टाइम का यूनिट रहेगा सेकेंड, तो यहाँ पे हमने लिखा सेकेंड. इधर मीटर है, इधर मीटर स्क्वायर है, ये कैंसल, इधर का एक कैंसल. तो यूनिट क्या रहेगा? किलो कैलोरी मीटर डिग्री सेल्सियस, उधर क्या रहेगा? सेकेंड. हाँ, तो यूनिट रट्टा मारू नका, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला से आपको यूनिट लिखते आएगा. ठीक है. तो ये रहेगा, नंतर लिया, पहले समझाता हूँ. उसके बाद फोर्थ वन, ये तो हमने रेगुलर बैच में भी लिया है. द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर
कॅल्क्युलेट स्पेसिफिक रेजिस्ट ऐसा आहे वो क्वेश्चन, त्याच्यात ते प्रिंटिंग मिस्टेक झालंय. कैलकुलेट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, मतलब रो आपको निकालना है. लेंथ 6 मीटर इन लेंथ, एल दिया है 6 मीटर. 0.4 mm इन डायमीटर, डायमीटर दिया है 0.4 mm. तो डायमीटर का आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस. तो 0.4 अपॉन 2, तो कितना आएगा 0.2 mm. mm को कन्वर्ट करो मीटर में, तो 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर. रेजिस्टेंस दिया है 30 ओम, तो R इज इक्वल टू 30 ओम. आपको क्या निकालना है, रो का फॉर्मूला क्या है, RA अपॉन एल. रेल से याद रखना, तो RA अपॉन एल. R इंटू ए का वैल्यू रहेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन एल. आर का वैल्यू पुट किया, पाई का वैल्यू 3.14. ये आर का स्क्वायर है, तो आर का वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल. एल का वैल्यू कितना दिया है 6. करो कैलसी में, देखो ये आ रहा है क्या आंसर, देखो कैल्शियम में पुट करने के बाद ये आना चाहिए. कितना है 6.28 into 10⁻⁻⁷. Whole square त्याचं कोण सांगणार, अरे काय चाललंय ये आया क्या, ये नहीं है. 6.28 10⁻⁻⁷. पक्का चेक करो, तुम्ही काढलंय का आन्सर, यही आहे का, मतलब तुम्ही जर सॉल्व केलं तर हेच आलंय का आन्सर. हाँ अरे आपने घर पे सॉल्व किया रहेगा ना क्वेश्चन, म्हणता नाही अजून हातच नाही लावणार. एकदम नीट बघा, व्हॅल्यू बराबर आहे ना. 0.4 अपॉन 2, तो 0.2 mm. 0.2 इंटू 10⁻⁻³ हे बरोबर आहे. टेक्स्ट बुक मध्ये बघा, इसने लाया रहेगा सेम, नहीं क्या. लेन दिया है 6 मीटर. 30. हा किती येते तुमचं 6 पॉइंट. ऑनलाइन वाले देखो ये है क्या, एकदा बघा टेक्स्ट बुक मध्ये. ठीक है, हाँ एकदा चेक करो, तब तक मैं अगला वाला क्वेश्चन जाता हूँ. ये दिया आपको सेट प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये दिया है ना. हाँ, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है. याद है 10th स्टैंडर्ड में भी था आपको ये. गैल्वेनोमीटर इज अ करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ delicate coil of number of turns. When current flows through the coil, magnetic coil क्या होगा आपका, डिफ्लेक्ट होगा. जब कॉइल डिफ्लेक्ट होगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें करंट है क्या नहीं. उसके लिए हम यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर.
principle. It works on principle that when a conductor carrying current placed in uniform magnetic field, it experiences a mechanical force given by Fleming's left hand rule. उसकी वजह से वो क्या होगा, मूव होगा. क्यों? Whenever current carrying rectangular coil is placed in uniform magnetic field, the coil rotates. या कॉइल क्या होगा आपका, डिफ्लेक्ट होगा ड्यू टू टॉर्क. टॉर्क का मतलब होता है मूविंग फोर्स. ठीक है. हाँ, इसका कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ परमानेंट हॉर्स शू मैग्नेट. हाँ, पता है ना हॉर्स शू मैग्नेट का शेप ये ऐसे. ठीक है. इधर रहेगा नॉर्थ पोल, इधर रहेगा आपका साउथ पोल. A coil having large number of thin insulated copper wire wound on light metallic frame is suspended between two poles with the help of phosphor bronze wire. हाँ, वायर की मदद से उसको क्या किया, वहां पे क्या किया, हेल्ड किया. क्या, ये इसके बीच में. To the lower end of coil, a helical spring of phosphor bronze is connected. The other end of spring is connected to a binding screw. A small mirror is attached to the phosphor bronze wire. The piece of iron core is placed between coils and two terminals are taken out as shown in figure. फिगर आपको इसमें मिलेगा, किसमें, टेक्स्ट बुक मध्ये तुम्हाला ही डायग्राम दिली है. ठीक है. तो वो आपको निकालना है. हाँ, इसका वर्किंग वर्किंग खूब सिंपल है, दिख रहा है ऐसे बड़ा लेकिन सिंपल है. व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल, जब कॉइल में से करंट फ्लो होगा, then side PQ and side RS experience equal and opposite force. This equal and opposite force produces a torque called deflecting torque, and because of this coil क्या होगा आपका, deflect होगा. Due to deflection, a twist is produced in the phosphorus bronze wire which opposes this deflection and hence tends to bring the coil to its original position. Hence, it is called restoring torque. इन द इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू क्या रहेगा आपका, रिस्टोरिंग टॉर्क. और फिर ये वाला फॉर्मूला लिखना, एन बी आई इक्वल टू के थीटा. तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, बी का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आई का मतलब होता है करंट, ए का मतलब रहेगा एरिया, के का मतलब रहेगा रिस्टोरिंग टॉर्क और थीटा का मतलब रहेगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. ठीक है. तो ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना है तो आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. तो अभी मैंने थोड़ा फास्ट में आपको पढ़ाया क्योंकि क्वेश्चन बैंक पे तो क्वेश्चन है. अगर आपको इसको इग्नोर करना है मग तुम्हाला बाकी सगळे न्यूमेरिकल्स करायला लागतील. ठीक है. हाँ, क्योंकि मुझे पता है आप करने नहीं वाले हो. हाँ, तो न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करो, वो अच्छे से करो. आणि लास्ट क्वेश्चन दिला है एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, ये तो करना ही है. एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन सिंपल है, नोट्स में मैंने दिया है. याद है किसी को, रेडिएशन का मतलब क्या. हाँ, सूर्यापासून जे रेज मिळतात उसको क्या बोलते हैं हम, रेडिएशन. हाँ, हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर विदाउट हीटिंग द इंटरवीनिंग मीडियम. मतलब बीच में कोई मीडियम रहेगा नहीं. ठीक है. अगर रहेगा तो क्या रहेगा आपका, एयर रहेगा. अगर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, वैक्यूम रहेगा. लेकिन उसको हीट करके नहीं, आपको रेज क्या मिलता है, डायरेक्टली मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं रेडिएशन. लेकिन आपको बोला है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन क्या है. नॉर्मली व्हाईट क्लोथ्स आर यूज्ड इन समर. हाँ, उन्हाळ्यात आपण पांढरे कपडे घालतो का, क्योंकि ब्लॅक ब्लॅक पेन तो ब्लॅक क्या करता है, हीट को एब्सॉर्ब करता है, त्याच्यामुळे आपण पांढरे कपडे घालतो. अजून काय, रेडिएशन का एग्जांपल कहाँ का यूज होता है. हाँ, मटका रहेगा या थर्मस फ्लास्क रहेगा. ठीक है. तो वो एप्लीकेशन नोट्स में दिया है मैंने, वो एप्लीकेशन लिखो. हाँ, उसका भी मैं आंसर भेजता हूँ. 4 मार्क्स के लिए है तो आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा. ठीक है. हाँ, तो यहाँ पे पूरा क्या पूरा क्वेश्चन बैंक हमने सॉल्व किया अच्छे से. हाँ, आउट ऑफ मिलना ही चाहिए आपको, याद रखो. हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, फाइनल पेपर जो एमसीक्यू वाला रहता है तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है. आपके लक पे डिपेंड है कितना न्यूमेरिकल आपको आएगा, कितना थ्योरी आएगा. इसके लिए इसी में आपको स्कोर करना है, तो आप जाके फिर थोड़ा सेटिस्फाई आपको मिलेगा. नहीं तो फिर वापस देना पड़ेगा. और वापस देना पड़ेगा मतलब ऐसा नहीं कि फिजिक्स का ही है, आपको केमिस्ट्री भी करना पड़ता है पढ़ाई, ये याद रखो. हाँ, तो इसके लिए अभी आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो अभी फोकस कर लो, अभी अच्छे मार्क्स ले लो, तो फाइनल में आपको इश्यू रहेगा नहीं. ठीक है. लिखो, चलो न्यूमेरिकल लिख लो ये. अरे 8:50 पर्यंत बॅच आहे, तुम्हाला इथंच जायचंय, तुम्हाला काय लांब नाही जायचंय. कुठलं होतं, हे होतं ना. लिखो चलो.
ठीक आहे बेटा ऑनलाईन वाले हा सांगतो मी.